और फ्रेंड्स जैसे कि आप सब जानते हैं हम कर रहे थे आरसीसी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम था टी एंड एल बीम्स। ठीक है, टी एंड एल बीम्स के बारे में हम देख रहे थे। तो इसका हमने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसका दूसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे। दूसरे पार्ट में हम देखेंगे इसमें डिटेल डायमेंशन ऑफ टी बीम्स। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हमने टी बीम के बारे में ओवरऑल डिस्कशन की थी, इन्वर्टेड टी बीम के बारे में देखा था, इन्वर्टेड टी बीम क्या होता है। तो आज हम इसमें देखेंगे डिटेल्ड डायमेंशंस ऑफ ए टी बीम। ठीक है, टॉपिक है डिटेल्ड डायमेंशंस ऑफ ए टी बीम। तो इनिशियली हमने इसको टी बीम को देख लिया था, इसके डायमेंशंस भी देख लिए थे, लेकिन आज हम डिटेल्ड डायमेंशन देखेंगे इसके। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास है टी बीम कंसिस्ट्स ऑफ वेरियस इंपॉर्टेंट डायमेंशंस एंड आर एज शोन इन बिलो फिगर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास टी बीम दिया है, जैसे कि मैंने बताया था, ये वाला पोर्शन है, इसको हम वेब कहते हैं। ये वाला पोर्शन जो है इसको हम फ्लैंज कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये फ्लैंज कैसे याद रखना है? फ्लैंज को याद रखने के लिए जैसे कि आपको पता है, जो भी हमारे पास परिंदे वगैरह होते हैं जो फ्लाई करते हैं, किसकी वजह से करते हैं? विंग्स की वजह से करते हैं। तो उनके विंग्स भी कुछ अगर हम खोल दें तो कुछ इस तरीके से दिखते हैं। तो इससे आपको याद रखना है कि ये वाली चीज जो है फ्लैंज है और ये वाली चीज क्या है? वेब है। ठीक है, ये जो है हमारे पास रीइंफोर्समेंट है, दैट मीन्स एएसटी, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन। ठीक है, उसके बाद हम बात करें यहाँ से लेके यहाँ तक कि ये हमारे पास है DF। DF इज द डेप्थ ऑफ फ्लैंज। ठीक है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक है हमारे पास विड्थ ऑफ फ्लैंज, दैट मीन्स BF, दैट मीन्स इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज। और ये हमारे पास है इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ हमारे पास कहाँ से लेके कहाँ तक है? ये जो रिइंफोर्समेंट है इसके सेंटर से लेके इसके टॉप तक का डिस्टेंस इफेक्टिव डेप्थ है हमारे पास। ठीक है, और जो ओवरऑल डेप्थ है वो है हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ नीचे तक के डिस्टेंस को हम बोलते हैं ओवरऑल डेप्थ। ठीक है, तो उसके बाद हम इन सारी चीज़ों को वन बाय वन देखेंगे, इफेक्टिव डेप्थ वगैरह, जो डेप्थ ऑफ फ्लैंज, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन, तो ओवरऑल डेप्थ वगैरह, तो सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें। तो हम बात कर लेते हैं इसमें सबसे पहले तो इफेक्टिव विड्थ की। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस डायग्राम को बाय हार्ट, मतलब इसको रिमेम्बर ही कर लें। आपको जैसे ही मैं इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज की बात करूंगा तो आपके माइंड में ये डायग्राम जो है आनी चाहिए। तो ये है इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लैंज। ठीक है, हम बात करें एज पर IS 456/2000 क्लॉज 23.1.2, the effective width of flange of a T-beam is that portion of the slab which acts as a monolithic with the beam and resists the compressive stresses। ठीक है, तो ये इफेक्टिव विड्थ क्या है टी बीम की? इज द पोर्शन। ठीक है, ये एक ऐसा पोर्शन है स्लैब का विच एक्ट्स मोनोलिथिक। ठीक है, जो एक्ट करता है मोनोलिथिक विद द बीम। ठीक है, मोनोलिथिक विद द बीम, बीम के साथ ये एक्ट करता है मोनोलिथिक, दैट मीन्स ये आ गया बीम, इसके साथ स्लैब वाला पोर्शन जो है ये एक्ट करता है एज ए टी बीम, और ये रेसिस्ट करता है कंप्रेसिव स्ट्रेसेस को, इट रेसिस्ट्स कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। ठीक है, तो ये चीजें हमने पहले भी देखी थी, तो अभी भी देख रहे हैं, इट रेसिस्ट्स कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। ठीक है, आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होगी, मतलब समझ आ रही होगी। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। द इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज मेनली डिपेंड्स अपॉन द स्पैन। ठीक है, तो जैसे कि हम इफेक्टिव विड्थ के बारे में देख रहे थे, तो इफेक्टिव विड्थ जो है किस पे डिपेंड करता है? स्पैन पे। ठीक है, जो स्पैन है वो कितना है? विड्थ ऑफ वेब, जो वेब की विड्थ है वो कितनी है? वेब की थिकनेस कितनी है? ठीक है, तो थिकनेस ऑफ सॉरी विड्थ ऑफ वेब, थिकनेस ऑफ स्लैब एक्टिंग एज ए फ्लैंज। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ती है जो इफेक्टिव विड्थ है। इसके लिए हमें स्पैन देखना पड़ता है, कितना स्पैन है हमारे पास, उसकी जो वेब की विड्थ है वो कितनी है, और थिकनेस स्लैब की कितनी है, उसके अकॉर्डिंग ही इफेक्टिव विड्थ हम लेते हैं। ठीक है, हम बात करें अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 clause 23.1, a slab which is assumed to act as a flange of a T-beam or
ऑफ ए एल बीम शेल सेटिस्फाई द फॉलोइंग। ठीक है, तो ये जो कोड है इसके अकॉर्डिंग जो इसने बताया है कि जो स्लैब अगर हमारे पास अगर एक्ट करता है, चाहे वो एक्ट कर रहा है एज ए टी बीम, चाहे एक्ट कर रहा है एज ए एल बीम, तो उसको सबको सेटिस्फाई करनी चाहिए फॉलोइंग कंडीशन। तो वो फॉलोइंग कंडीशन हम देख लेते हैं वो कौन सी कंडीशन है जो उनको फॉलो करनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन है द स्लैब बी कास्टेड इंटीग्रली विद द वेब। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि फर्स्ट जो स्लैब है उसको इंटीग्रली मतलब एक साथ कंस्ट्रक्ट करना है वेब के साथ। ठीक है, स्लैब को वेब के साथ हमने कंस्ट्रक्ट करना है एक साथ, दैट मीन स्लैब को और जो बीम है उसको हमने एक साथ कंस्ट्रक्ट करना है। और द वेब एंड द स्लैब शैल इफेक्टिवली बॉन्डेड टुगेदर इन एनी अदर मैनर, या तो फिर जो वेब है और स्लैब है वो एक दूसरे से बॉन्ड होने चाहिए, किसी भी तरीके से बॉन्ड हो, एक दूसरे से बॉन्ड होने चाहिए टी और एल बीम के लिए। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो यही चीज मैंने पिछले वाले लेक्चर में भी बोली है, अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज वो भी देख लीजिए ताकि आपको आगे वाली चीजें और क्लियर होती जाए। अगर आप वो लेक्चर नहीं देखेंगे तो हो सकता है आपको आगे वाली चीजें इतनी क्लियर ना हो। नेक्स्ट कंडीशन है इफ द मेन रीइंफोर्समेंट ऑफ द स्लैब इज पैरेलल टू द बीम। ठीक है, ये बोल रहा है कि अगर जो मेन रीइंफोर्समेंट है वो पैरेलल है किसके, बीम के। जो मेन रीइंफोर्समेंट है स्लैब की वो पैरेलल है टू द बीम, ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट शैल बी प्रोवाइडेड। तो उस केस में हम ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट शैल बी प्रोवाइडेड। Such transverse reinforcement shall not be less than 60% of the main reinforcement। तो वो जो transverse reinforcement है 60% से कम नहीं होनी चाहिए, shall not be less than 60%। तो जो transverse reinforcement है 60% से कम नहीं होनी चाहिए ऑफ द main reinforcement। अगर main reinforcement 100 है तो जो transverse reinforcement है वो 60 होनी चाहिए एट द मिड स्पैन ऑफ द स्लैब। ठीक है, कहाँ पे, एट द मिड स्पैन ऑफ द स्लैब, जो मिड स्पैन है स्लैब का वहां पे। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे डायग्राम दी है, ये हमारे पास प्लान है और ये है सेक्शन, क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास डायग्राम दी है, इस डायग्राम को हम देख लेते हैं। ये हमारे पास है एल, जो कैपिटल एल है वो है क्लियर स्पैन ऑफ बीम। ठीक है, कैपिटल एल क्या है, क्लियर स्पैन बीम का, ये आ गया क्लियर स्पैन बीम का। उसके बाद हमारे पास स्मॉल एल है मेन स्पैन ऑफ बीम, ये आ गया मेन स्पैन ऑफ बीम। ठीक है, ये जैसे आप देख सकते हैं ये हमारे पास है ट्रांसवर्स स्टील, ये क्या है, ट्रांसवर्स स्टील, ये हमारे पास है मेन स्टील। ठीक है, तो ये आप डायग्राम से देख सकते हैं, ये हमारे पास है एएसटी मेन स्टील का, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन मेन स्टील का। ये हमारे पास है अपना क्रॉस सेक्शन है, हमारे पास क्रॉस सेक्शन में ये है ट्रांसवर्स स्टील, ये वाली, ये जो हमने प्रोवाइड की है ये है ट्रांसवर्स स्टील। ये हमारे पास है वेब, ये वाला पोर्शन वेब है, ये फ्लंज है, ये मैंने पहले ही बताया हुआ है। ये है क्लियर कवर, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मतलब रीइंफोर्समेंट से आउटर कवरिंग का डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं क्लियर कवर। ये है विड्थ ऑफ वेब। ये है हमारे पास शेयर स्टीरअप, ये क्या चीज है, शेयर स्टीरअप। ठीक है, तो ये हमारे पास है मेन स्टील ऑफ बीम, ये मेन स्टील है, मेन स्टील दैट मीन्स मेन रीइंफोर्समेंट ऑफ द बीम। ठीक है, आई होप आपको सब चीजें क्लियर हो रही हैं। साथ साथ में अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ नोट है, नोट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम देख लेते हैं। एज पर IS 456/2000 क्लास 26.5.18, अगर आप इस कोड में देखेंगे इस क्लास को, reinforcement in flanges of T beams also beams shall satisfy 1B where flanges are in tension. A part of the main tension reinforcement shall be distributed over the effective flange width or a width equal to one length of the span whichever is smaller। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि अगर हम इस कोड में देखें या हम ये वाली क्लास अगर कोड में देखें तो उसमें क्या लिखा है, रीइंफोर्समेंट इन फ्लैंजेस ऑफ टी बीम्स। ठीक है, कि जो रीइंफोर्समेंट है फ्लैंजेस ऑफ टी बीम में, जो भी फ्लैंजेस है ये वाली ऊपर वाला टॉप वाला पोर्शन, तो इसमें जो रीइंफोर्समेंट होगी शेल सेटिस्फाई
1b, ठीक है, उसने सेटिस्फाई करना चाहिए 1b। 1b मतलब वहां पे क्लास होगी 26.5 में, वहां 1b होगा। वेयर फ्लैंजेस आर इन टेंशन, जहां पे फ्लैंजेस क्या होंगी, टेंशन में होंगी। ए पार्ट ऑफ मेन टेंशन रीइंफोर्समेंट शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द इफेक्टिव फ्लैंज। तो उस केस में हमने क्या करना है, मेन टेंशन रीइंफोर्समेंट जो है डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ठीक है। मेन टेंशन रीइंफोर्समेंट शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द इफेक्टिव फ्लैंज। तो इफेक्टिव फ्लैंज पे हमने मेन टेंशन रीइंफोर्समेंट को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ठीक है। द इफेक्टिव फ्लैंज विड्थ आर ए विड्थ इक्वल टू वन लेंथ ऑफ स्पैन आर विच एवर इज स्मॉलर, ठीक है। तो हमने क्या कर देना, डिस्ट्रीब्यूट ओवर द इफेक्टिव फ्लैंज विड्थ या फिर इफेक्टिव या फिर विड्थ इक्वल टू वन लेंथ ऑफ द स्पैन विच एवर इज स्मॉलर, जो भी इसमें स्मॉलर होगा वो हमने ले लेना, ठीक है। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट में, इफ द इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज एक्सीड्स वन लेंथ ऑफ स्पैन, ठीक है। अगर मान लो कि हमारे पास जो इफेक्टिव विड्थ है फ्लैंज की वो एक्सीड करती है, बढ़ जाती है, इफेक्टिव जो विड्थ है फ्लैंज की वो बढ़ जाती है किससे, वन लेंथ ऑफ स्पैन से, ठीक है। वन लेंथ ऑफ स्पैन से वो अगर बढ़ जाती है तो उस केस में हम क्या करेंगे, नॉमिनल लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट शैल बी प्रोवाइडेड इन द आउटर पोर्शन ऑफ लेंथ। उस केस में हम नॉमिनल लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। क्या प्रोवाइड करेंगे, नॉमिनल longitudinal reinforcement shall be provided in the outer portion of the flange, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इन एब्सेंस ऑफ मोर एक्यूरेट डिटर्मिनेशंस द इफेक्टिव विड्थ, ये विड्थ है WIDTH, द इफेक्टिव विड्थ दैट मीन्स BFF ऑफ द फ्लैंज में बी टेकन एज द लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग हम लेंगे, BF क्या लेंगे, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग कौन कौन सी चीजें हम वो देख लेते हैं। ए है हमारे पास फॉर टी बीम्स लीस्ट ऑफ 2, ठीक है। फॉर टी बीम्स लीस्ट ऑफ 2, तो अगर हम बात करें विड्थ ऑफ फ्लैंज इक्वल टू L नॉट डिवाइडेड बाई 6 प्लस 6 DFF प्लस BW, ठीक है। सेकंड हमारे पास BF इक्वल टू BW प्लस 1/2 इंटू सम ऑफ क्लियर डिस्टेंस टू द एडजेसेंट बीम ऑन आइदर साइड, ठीक है। उसके बाद B है हमारे पास फॉर L बीम्स लीस्ट ऑफ 2, BF इक्वल टू L नॉट बाई 12 प्लस BW प्लस 3DF। सेकंड है BF इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस BW, ठीक है। तो ये आपको डिनोशन पहले से ही पता होनी चाहिए, जैसे BFF है विड्थ ऑफ फ्लैंज, DFF है डेप्थ ऑफ फ्लैंज, BFW है विड्थ ऑफ वेब, ठीक है। तो ये मैंने पहले ही आपको बता दी है, ठीक है। ये हमारे पास लेंथ है L नॉट, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये फार्मूलाज हैं। तो ये यहाँ पे है फॉर टी बीम्स के लिए लीस्ट ऑफ 2, मतलब इन दोनों में से जिसकी भी वैल्यू कम होगी उसको हम लेंगे विड्थ ऑफ फ्लैंज, और एल बीम के लिए इन दोनों में से जिसकी भी वैल्यू कम होगी उसको हम लेंगे विड्थ ऑफ फ्लैंज, ठीक है। तो इसमें ही हमारे पास है फॉर आइसोलेटेड बीम्स, ठीक है। फॉर आइसोलेटेड बीम्स की अगर हम बात करें, आइसोलेटेड टी बीम्स की अगर हम बात करें इसमें, for isolated T beams, an isolated T beams is a single beam with a constant flange with that is discontinuous at the ends, ठीक है। तो अगर हम बात करें आइसोलेटेड टी बीम्स की, आइसोलेटेड टी बीम क्या होता है, हमारे पास एक सिंगल टी बीम होता है, ठीक है। आइसोलेटेड टी बीम इज ए सिंगल टी बीम विद ए कांस्टेंट फ्लैंज, ठीक है, जिसमें कि कांस्टेंट हमारे पास फ्लैंज होती है। एक सिंगल टी बीम होता है लेकिन उसकी जो फ्लैंज होती है वो कांस्टेंट होती है। जैसे मान लो इस तरीके का कुछ टी बीम होगा लेकिन इसकी जो फ्लैंज होगी कांस्टेंट होगी, ठीक है। फ्लैंज इसकी काफी ज्यादा बड़ी होगी, ठीक है। विद दैट इज फ्लैंज विड्थ, ये सॉरी विड्थ नहीं है, ये है विड्थ है, WIDTH विड्थ, ठीक है। तो इसकी जो फ्लैंज की जो विड्थ होती है वो कांस्टेंट होती है। ये जो विड्थ है विड्थ ऑफ फ्लैंज दैट मींस BFW, तो ये क्या रहती है, इसमें कांस्टेंट रहती है, ठीक है। दैट इज डिसकंटिन्यूअस एट द एंड्स, ठीक है। एंड्स पे डिसकंटिन्यूअस हो जाती है, तो यहाँ पे जो ओवरऑल जो इसकी विड्थ होती है वो सेम रहती है। द इफेक्टिव फ्लैंज विड्थ शैल बी ऑब्टेन्ड एज बिलो बट इन नो केस शैल बी ग्रेटर देन एक्चुअल विड्थ, ठीक है। तो जो इफेक्टिव जो फ्लैंज विड्थ है
वो हम नीचे में केस बताऊंगा, उनसे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। बट नो केस शैल बी ग्रेटर देन एक्चुअल विड्थ, लेकिन किसी केस में भी जो इफेक्टिव फ्लैंज विड्थ है, किसी केस में भी वो एक्चुअल विड्थ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जो इफेक्टिव विड्थ है वो एक्चुअल विड्थ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए किसी भी केस में, ठीक है। तो वो वाले केसेस हम डिस्कस कर लेंगे नीचे इफेक्टिव विड्थ के, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें फॉर आइसोलेटेड टी बीम्स, ठीक है। हम बात करें आइसोलेटेड टी बीम्स की, हम बात करें आइसोलेटेड टी बीम्स की, विड्थ ऑफ लेंथ शैल बी टेकन एट लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। जो विड्थ ऑफ लेंथ है तो वो हम लेंगे लीस्ट, इन दोनों में से लीस्ट, जिसमें से भी लीस्ट आएगी वो हम ले लेंगे टी बीम्स के लिए। एल नॉट डिवाइडेड बाई एल नॉट डिवाइडेड बाई बी प्लस 4 प्लस बी डब्ल्यू, बी एफ एफ इक्वल टू बी, ठीक है। इन दोनों में से जिसकी भी वैल्यू कम आएगी वो हम ले लेंगे आइसोलेटेड टी बीम्स के केस में। अगर हम बात करें आइसोलेटेड एल बीम के बारे में, तो इसमें हम बात करें द वैल्यू ऑफ बी एफ एफ दैट मींस विड्थ ऑफ लेंथ शैल बी टेकन एज लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो जो बी एफ एफ की वैल्यू हम लेंगे, लीस्ट लेंगे इन दोनों में से, ठीक है। तो बी एफ एफ इक्वल टू 0.5 एल नॉट डिवाइडेड बाई बी प्लस 4 प्लस बी डब्ल्यू, ठीक है। एंड बी एफ एफ इक्वल टू बी। तो यहाँ पे हमारे पास जो डिनोशन दी है इनकी, जो हमारे पास डिस्क्रिप्शन है वो दी है। बी एफ एफ क्या है? इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज। बी एफ डब्ल्यू क्या है हमारे पास? विड्थ ऑफ वेब। डी एफ एफ है थिकनेस ऑफ फ्लैंज। बी है हमारे पास एक्चुअल विड्थ ऑफ फ्लैंज। एल नॉट इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ऑफ जीरो मोमेंट्स इन द बीम। L1 एंड L2 क्या है हमारे पास? क्लियर स्पेसिंग, दैट मींस डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट बीम्स, ठीक है। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जैसे कि हमने बताया ये वेब है, ये फ्लैंज है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ हमारे पास दी हुई है, वैल्यूज दी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एल नॉट है 7.5 मीटर, यहाँ ये फ्लैंज है, ये हमारे पास वेब वाला पोर्शन है। देयरफॉर द केस इज ऑफ आइसोलेटेड बीम, ठीक है। तो ये हमारे पास जो केस है किसका है? आइसोलेटेड टी बीम का केस है। For isolated T-beam, B of F should be taken least of the following। तो B of F जो हम लेते हैं, least of the following हम लेते हैं। जो मैंने आपको पीछे फार्मूलाज बताए थे वही हमने यहाँ पे यूज करने हैं। तो B of F इक्वल टू L नॉट बाई L नॉट डिवाइडेड बाई B प्लस 4 प्लस BW। ये फार्मूला हमने नीचे देखा था, पीछे देखा था। तो हमारे पास यहाँ पे L नॉट कितना है? 7500। ये एल नॉट की वैल्यू है, ये मीटर में है, तो इसको हमने mm में देना है। तो ये mm में वैल्यू हमारे पास आ गई, डिवाइडेड बाय एल नॉट डिवाइडेड बाय बी। बी आ गया हमारे पास विड्थ। विड्थ कितनी है? 1000 mm। तो 1000 mm प्लस 4 प्लस विड्थ ऑफ वेब। वेब की विड्थ हमारे पास कितनी दी है? ये हमारे पास वेब की विड्थ है ये वाली, ये हमारे पास दी है 350 mm में, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज जब हम सॉल्व करेंगे हमारे पास जो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1002.17 mm, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास जो विड्थ ऑफ फ्लैंज है इक्वल टू बी के बराबर, बी के इसके बराबर है हमारे पास 1000 के बराबर। तो इन दोनों में से लीस्ट कौन सा है? कम कौन सी वाली वैल्यू है? कम हमारे पास जो वैल्यू है वो है 1000 वाली, इसलिए जो हमारे पास विड्थ ऑफ फ्लैंज है टी बीम, आइसोलेटेड टी बीम के लिए वो है 1000 mm, ठीक है। दैट मीन्स ये क्या चीज है हमारे पास? विड्थ ऑफ फ्लैंज फॉर आइसोलेटेड टी बीम, ठीक है। फॉर आइसोलेटेड टी बीम, ठीक है। आई होप आपको सभी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।